हेलो एवरीवन, पेज नंबर 57, डिविडेंड डिसीजन। डिविडेंड डिसीजन में अपन टैक्स तक पढ़ चुके थे। टैक्स के बाद आता है स्टॉक मार्केट रिएक्शन। ध्यान सुनना और समझना, स्टॉक मार्केट रिएक्शन पढ़ रहे हैं। स्टॉक मार्केट रिएक्शन में अगर मान लो स्टॉक मार्केट में, सुनो, स्टॉक मार्केट रिएक्शन पढ़ रहे, रिएक्शन समझते हो ना, सामने वाले का स्टॉक मार्केट का अपनी तरफ क्या रिएक्शन आ रहा है। मुझे बताओ, जो कंपनी अच्छा डिविडेंड देती होगी, अच्छा डिविडेंड, तो स्टॉक मार्केट का रिएक्शन उसकी तरफ कैसा होगा, अच्छा या खराब? मतलब उसकी इज्जत कैसी होगी स्टॉक मार्केट में? अच्छी होगी, ठीक है। और जो कम डिविडेंड देती है, बेकार। तो अगर तुम चाहते हो कि रिएक्शन अच्छा हो स्टॉक मार्केट का, तो ऐसी कंपनी को क्या देना पड़ेगा फिर? तो ये भी ध्यान रखना पड़ता है कि स्टॉक मार्केट का रिएक्शन कैसा आएगा डिविडेंड देने के टाइम पे। कि खराब हो जाएगा तो कोई शेयर लेगा नहीं, डिमांड खत्म तो शेयर की वैल्यू खत्म, डिमांड कम होगी तो शेयर की वैल्यू कम होगी ना। तो देखो क्या लिखा है, इन्वेस्टर जनरल, इन्वेस्टर ये मानते हैं, इन्वेस्टर इस व्यू में होते हैं कि जो डिविडेंड अच्छा दे रही है वो कंपनी अच्छी है, गुड न्यूज़ की तरह मानते हैं। अच्छे डिविडेंड को, ज़्यादा डिविडेंड को गुड न्यूज़ की तरह मानते हैं। कौन? इन्वेस्टर। एंड स्टॉक प्राइस रिएक्ट पॉजिटिवली, ऐसे कंपनियों की स्टॉक प्राइस बढ़ती है। ज़्यादा डिविडेंड वाली कंपनियों को इन्वेस्टर गुड न्यूज़ की तरह मानते हैं कि भाई ये सबसे बढ़िया खबर है कि डिविडेंड ज़्यादा दे रही है कंपनी, ठीक है। और ऐसे शेयर की प्राइस मार्केट में बढ़ती है। और इसका उल्टा कर देंगे डिक्रीज होने पर। अब द पॉसिबल इम्पैक्ट ऑफ द डिविडेंड पॉलिसी ऑन द इक्विटी शेयर प्राइस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फैक्टर। इसीलिए हम अगर ये चाहते हैं कि हमारी शेयर की प्राइस अच्छी हो मार्केट में, तो हम क्या करेंगे? डिविडेंड अच्छा देंगे, ज़्यादा देंगे। तो रिएक्शन के हिसाब से भी डिविडेंड देना पड़ता है, मतलब रिएक्शन का भी ध्यान रखना पड़ता है। उसके बाद आता है एक्सेस टू कैपिटल मार्केट। चलो मैं तुमसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं बच्चों, अगर कैपिटल मार्केट में कंपनी का एक्सेस बहुत अच्छा है तो डिविडेंड ज़्यादा दे या कम दे? कैपिटल शेयर मार्केट में मेरा कंपनी का एक्सेस बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा एक्सेस है, आराम से ले सकता हूं रुपया शेयर इशू करके, तो डिविडेंड ज्यादा है कम? कम। और एक्सेस खराब है, पैसा नहीं मिल पाएगा शेयर मार्केट से, तो ज्यादा दो। स्टॉक मार्केट में पैसा दे नहीं रहा और तुम डिविडेंड बांट के पैसा और खत्म कर दो, मजे मजे आए, मजे आए। एक्सेस खराब है मतलब शेयर मार्केट में हमें पैसा इजीली नहीं मिल पाएगा, और तुम्हारे पास जो पैसा तुमने कमाया उसे ही बांट के खत्म कर दो, तो ना रहेगा पैसा और ना आएगा पैसा, और पड़े रहो ऐसा वैसा, ठीक है। अब पैसे तो आ नहीं रहे, और बचे कुचाए भी लुटा रहे हो, डिविडेंड में ले जाओ, अकल तो लगाओ। अगर कैपिटल मार्केट में अच्छा एक्सेस है, पैसा आ सकता है, तो लुटाओ ना, तो लुटाओ। जब एक्सेस ही अच्छा नहीं है तुम्हारा, शेयर मार्केट से पैसा आ ही नहीं पाएगा, तो नहीं आ रहा है पैसा, तो मत लुटाओ पैसा, पैसा लुटाओ मत अगर नहीं आ रहा तो। इसीलिए याद रखो, एक्सेस खराब तो डिविडेंड कम, वेरी गुड, कम कम दो, पैसा बचा के रखो, तुम पैसे नहीं ले पाओगे। और अच्छा एक्सेस तो डिविडेंड ज़्यादा बांट दो, क्योंकि टेंशन नहीं है मन को, डिविडेंड बांट के पैसा खत्म भी कर देंगे ना, और ज़रूरत पड़ी तो कहाँ से ले लेंगे? शेयर मार्केट से, क्योंकि हमारा एक्सेस अच्छा है। चलो लिखा है बेटा, यहाँ देखो, लार्ज और रेप्यूटेड कंपनी जो होती है वो, उनका अच्छा एक्सेस होता है, इजी एक्सेस होता है कैपिटल मार्केट के अंदर, वो आराम से रुपया ले सकती है। इसीलिए बड़ी बड़ी कंपनी रिटेन अर्निंग पे डिपेंड नहीं होती, और वो आराम से हाई डिविडेंड डिक्लेयर कर देती है, ठीक है। स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग, सुनो ध्यान से, एक है स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग, मतलब क्या कि अर्निंग के अंदर स्टेबिलिटी हो। बेटा तुम्हें किसी को पता है स्टेबिलिटी का मतलब क्या होता है? सर मतलब है ना, वो अर्निंग स्टेबिलिटी का मतलब होता है, जैसे आप मान लो आप कमा रहे हो महीने के 1 लाख रुपए मान लो, तो आप 1 लाख ही कमा रहे हो बस, तो आपकी स्टेबल हो गई अर्निंग, ऐसा? ठीक है। स्टेबिलिटी का मतलब होता है रिस्क का कम होना। इसका मतलब ये है, देखो मेरी बात सुनो, सही बोला लड़का। स्टेबिलिटी का पहले तो उल्टा देखो क्या है बिजनेस में। स्टेबिलिटी का उल्टा मतलब, स्टेबिलिटी का उल्टा होता है फ्लक्चुएशन, और फ्लक्चुएशन का मतलब होता है रिस्क का ज़्यादा होना, ज़्यादा होना। स्टेबिलिटी का मतलब रिस्क का कम होना, ठीक है। तो अब देखो, सुनो सुनो बच्चों मेरी बात सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ।
अर्निंग अगर स्टेबल है, सुन रहे हो सारे बच्चे, सुन रहे हो जितने बैठे हो, अर्निंग अगर स्टेबल है तो रिस्क कम है ना कंपनी का। अब कंपनी का रिस्क कम है, कंपनी को याद है कि यार हमारा बहुत कम रिस्क है, हम अच्छा खासा कमा रहे हैं, ऐसा मतलब बहुत मुश्किल होगा कि अपन को ऐसा दिन देखना पड़ेगा कि बिल्कुल ही अपन लुट जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे, पैसा ही नहीं आएगा, इनसफिशिएंट प्रॉफिट आएगा, ऐसा मुश्किल है देखना, क्योंकि अपन अपनी कंपनी स्टेबल कंपनी है, अपन अच्छा कमा रहे हैं, ठीक है। आज जैसे गूगल है, माइक्रोसॉफ्ट है, एप्पल है, ये स्टेबल कंपनी है, अपन वर्षों से देखते आ रहे हैं इनको, ठीक है। ऐसा कभी इनको बहुत बड़ा नुकसान हुआ हो या कंपनी लॉस में चली गई हो, ऐसा अपन ने देखा नहीं है। तो स्टेबिलिटी है इनके अंदर। स्टेबिलिटी का मतलब इनकी रिस्क कम है, बल्कि ग्रोथ होता रहता है इनका। तो ऐसी कंपनी डिविडेंड ज़्यादा दे सकती है या नहीं दे सकती? दे सकती है, ठीक है। तो ऐसी कंपनी जिनकी स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग होता है तो वो डिविडेंड ज़्यादा बांट सकती है, ठीक है, अगर स्टेबल है तो अर्निंग, और नहीं है तो रिस्क ज़्यादा है, रिस्क ज़्यादा है तो ये ज़्यादा नहीं बांटेगी। तो देखो क्या लिखा है, अदर थिंग रिमेन द सेम, OTRS आ गया। अ कंपनी हैविंग स्टेबल अर्निंग इज इन अ पोजिशन टू डिक्लेयर हायर डिविडेंड। स्टेबल अर्निंग वाले हायर डिविडेंड दे सकते हैं, क्योंकि स्टेबिलिटी का मतलब होता है रिस्क का कम होना। रिस्क कम है तो तुम हायर डिविडेंड बांट सकते हो। तुम्हें पता है तुम अच्छा कमा रहे हो, अच्छे लेवल का हर साल ही कमा रहे हो, तो हायर डिविडेंड बांट सकते हो। इसके बाद आता है स्टेबिलिटी ऑफ बेटा। स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड कोई वो नहीं है, कोई नया फैक्टर आया। स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड तो क्या है पता है तुम्हें? पॉलिसी होती है कंपनी की कि हम क्या करेंगे, डिविडेंड एक स्टेबल रेट से देंगे, स्टेबल रेट से, फिक्स रेट से देंगे, फिक्स रेट्स। तो स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड कंपनी की क्या होती है? पॉलिसी। क्या होती है? पॉलिसी। बेटा मेरी बात सुनो, स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड कंपनी की क्या होती है? पॉलिसी होती है। समझ में आया? ऐसी कंपनी डिविडेंड बढ़ाएगी क्या? नहीं, वो तभी बढ़ाएगी जब वो श्योर हो जाए कि अब वो प्रॉफिट आने वाले टाइम में उसकी अर्निंग ज्यादा होगी। वापस बोलता हूं, स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड क्या है कंपनी की? पॉलिसी होती है। ऐसी कंपनी डिविडेंड बढ़ाती है क्या? बढ़ाती है क्या? नहीं बढ़ाती। वो तभी बढ़ाएगी जब वो श्योर हो जाए। किस बात पे श्योर हो जाए? कि आने वाले टाइम में अर्निंग बढ़ेगी, आने वाले टाइम में अर्निंग बढ़ेगी, तो ही डिविडेंड बढ़ाएगी। समझ गए? तो देखो क्या लिखा है, इट हैज बीन फाउंड दैट कंपनी जनरली फॉलो अ पॉलिसी ऑफ फिक्स्ड डिविडेंड। ये फिक्स्ड डिविडेंड वाली बात आ गई ना। स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड का मतलब होता है फिक्स्ड डिविडेंड। ये पॉलिसी कंपनी फॉलो करती है। द इंक्रीज इन डिविडेंड इज जनरली मेड व्हेन देयर इज कॉन्फिडेंस दैट अर्निंग पोटेंशियल हैज इंक्रीज। डिविडेंड तभी बढ़ेगा जब उनको लगेगा कि हमारी अर्निंग बढ़ेगी। अब आता है लीगल कॉन्स्टेंट। लीगल कॉन्स्टेंट पता है क्या होता है? कि हमें शेयर वगैरह इशू करने के टाइम पे लॉ की रिक्वायरमेंट भी देखनी पड़ती है, ठीक है। कंपनी से एक्ट लगता है, सेबी की गाइडलाइंस देखनी पड़ती है, कंपनी से एक्ट की प्रोविजन, सेबी की गाइडलाइन, सेबी पता है ना, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी, ठीक है। तो देखो क्या लिखा है, सर्टेन प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट प्लेस रेस्ट्रिक्शन ऑन पे आउट एज डिविडेंड। डिविडेंड बांटने के टाइम पे, डिविडेंड के टाइम पे, सॉरी मैंने तुम्हें गलत बोल दिया, इशू ऑफ शेयर बोल दिया वो शायद। डिविडेंड पे करने के टाइम पे हमें क्या देखना पड़ता है? कंपनीज एक्ट के प्रोविजन। प्रोविजन का मतलब जो कंपनीज में रूल लिखे हुए उनको देखना पड़ता है, प्रोविजन को, ठीक है। एक आता है कॉन्ट्रेक्चुअल कॉन्स्टेंट। कॉन्स्टेंट समझते हो? पहले ये बताओ, कॉन्स्टेंट का मतलब रुकावट है, ठीक है। कॉन्स्टेंट का मतलब रुकावट। लीगल कॉन्स्टेंट, लॉफुल कोई उन्होंने मना किया, और रेस्ट्रिक्शन। कॉन्स्टेंट का मतलब रेस्ट्रिक्शन भी लिख सकते हो तुम लोग, लीगल रेस्ट्रिक्शन, और तुम चाहो तो इंग्लिश के अंदर कॉन्स्टेंट की जगह रेस्ट्रिक्शन भी लिख सकते हो। लीगल रेस्ट्रिक्शन और कॉन्ट्रेक्चुअल रेस्ट्रिक्शन। अब कॉन्ट्रेक्चुअल रेस्ट्रिक्शन क्या है? मान लो कंपनी ने एक बैंक से उधार लिया, बहुत बड़ा अमाउंट है, बैंक ने कहा हम उधार तो दे देंगे तेरे को, लेकिन हमारी एक शर्त है। उसने बोला बोलो कि तुम डिविडेंड इतनी रेट से ज़्यादा नहीं दोगे, अगर तुम रेडी हो तो हम तुम्हें लोन देने को तैयार है, ठीक है। तो फिर क्या होगा, जब बैंक से अपन लोन ले लेंगे, कंपनी लोन ले लेगी, तो फिर बैंक की कहीं भी बात माननी पड़ेगी। तो देखो क्या लिखा है कॉन्ट्रेक्चुअल कॉन्स्टेंट में, क्या लिखा है, While granting loan to a company, sometimes the lender may impose certain restriction. लोन देने के टाइम पे कभी कभी लेंडर क्या करता है? रेस्ट्रिक्शन लगा देता है, ठीक है। तो फिर वो रेस्ट्रिक्शन को ध्यान में रखते हुए डिविडेंड देना पड़ता है, रेस्ट्रिक्शन भी ध्यान में रखना पड़ता है। ऐसे नहीं बाहर में गया लेंडर, पैसा तो आई गया अभी, कुछ भी करो, ऐसे नहीं कर सकते, कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ होता है, ठीक है। और लास्ट, शेयर होल्डर प्रेफरेंस। बेटा शेयर होल्डर प्रेफरेंस, शेयर होल्डर क्या प्रेफर करते हैं? तुम मुझे बता दो, शेयर होल्डर ज्यादा डिविडेंड प्रेफर करते हैं, कम? ज्यादा। सिंपल बात है,
शेयर होल्डर को चाहते हमें ज़्यादा मिले। अभी ऊपर पढ़ा ना बनने स्टॉक मार्केट रिएक्शन में कि ज़्यादा डिविडेंड इन्वेस्टर जो सुनता है ज़्यादा डिविडेंड बांट रही है, तो इन्वेस्टर के लिए क्या होती है, वो गुड न्यूज़ की तरह होती है। समझ गए? सुना क्या बोला? तो शेयर होल्डर का प्रेफरेंस क्या होता है, ज़्यादा डिविडेंड या कम? ज़्यादा डिविडेंड। ठीक है। वाइल डिग्रेडिंग डिविडेंड, डिविडेंड बांटने के टाइम में मैनेजमेंट को ध्यान रखना चाहिए कि शेयर होल्डर क्या प्रेफर करते हैं, ज़्यादा मांगते हैं या कम मांगते हैं। जनरली तो शेयर होल्डर क्या मांगते हैं, ज़्यादा। वापिस बोलता हूँ लाइन, डिविडेंड डिक्लेयर करने के टाइम पे मैनेजमेंट को ध्यान रखना चाहिए, वापिस बोलता हूँ, डिविडेंड डिक्लेयर करने के टाइम पे मैनेजमेंट को ध्यान रखना चाहिए कि डिविडेंड ज़्यादा बांटना है, सॉरी उल्टा बोल दिया, डिविडेंड डिक्लेयर करने के टाइम पे मैनेजमेंट को ध्यान रखना चाहिए कि शेयर होल्डर डिविडेंड ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं कम। जनरली, फिर अपन लिखेंगे आगे लाइन कि जनरली शेयर होल्डर ज़्यादा डिविडेंड प्रेफर करते हैं। समझ गए बात? और वैसे पहले ही बोल दिया एप्पल के अंदर उल्टा होता है। सिर्फ अकेली एप्पल कंपनी नहीं, ऐसे बड़ी बड़ी कंपनी और होती है, उनके अंदर इन्वेस्टर ये चाहता है कि हमारा रुपया ये लोग ही इन्वेस्ट कर दे वापस, क्योंकि ये लोग ज़्यादा कमाएंगे, हम तो कम कमाएंगे। ठीक है। अब ये सारा अपन ने पढ़ा भी पॉइंट्स। ठीक है। दोबारा बोलता हूँ, कैश फ्लो तो गिफ्ट है। क्या है कैश फ्लो? गिफ्ट। इसके बाद अब बाकी पॉइंट कैसे याद रखेंगे वो सुनो। सबसे पहले आएगा जी, उसके बाद ई, उसके बाद टी, जी ई टी, हो गया गेट। उसके बाद आएगा टू, ऐसा टू। ठीक है बेटा, ये टीओ है, ये टीओ है, ये ना टीओ नहीं, ये वाला ये वाला ये वाला। ठीक है। पहले आएगा जी, फिर ई, फिर टी, फिर टू, फिर एम एस सी। एक अपन ने सुना था एमएनसी मल्टीनेशनल कंपनी, ये है एमएससी मल्टी स्टेट कंपनी, नहीं बनाई है बंदे, एम एस सी। ठीक है। और शेयर SHARE शेयर, गेट टू MSC शेयर। ये लिखा तो है, अभी लिखा ना, GET गेट टू MSC। ठीक है। अब मेरी बात सुनो, फरहान दिख रहा है बेटा? बेटा मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, लाइट नहीं आ रही, रजिस्टर निकाल के बैठो 1 मिनट के लिए, और जो बोल रहा हूँ लिख के देखो पहले क्या लिख रहा हूँ मैं। पागलों की जगह बकवास मत करो, और पूछ भी ऐसे बच्चे रहे जिनको मतलब ही नहीं है कुछ दूर दूर तक पढ़ाई लिखाई से। जी लिख लोगे आज? हाँ। जी ई टी, स्पेस देकर, स्पेस देके टू टी, ये टू वाला, ये टू नंबर 2, फिर एम एस सी, उसके बाद शेयर, हाँ MSC मल्टी स्टेट कंपनी, MSC मल्टी स्टेट कंपनी, और शेयर। अब लिख दिया? अब ध्यान से मेरी बात सुनो सारे बच्चे, अगर ये लिख दिया तो डिविडेंड मिलता है शेयर लेने पर, डिविडेंड मिलता है, तो जा बेटा पहले शेयर ले, गेट टू MSC शेयर। ठीक है। 2 MSC शेयर ले। ठीक है। मल्टी स्टेट कंपनी के शेयर ले पहले। चलो अब याद करते हैं। जी का मतलब ग्रोथ, ई का मतलब अर्निंग, टी का मतलब टैक्स, ग्रोथ अर्निंग टैक्स सब जमा रखे यहाँ पर लाइन से, 2 3 4 करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है। तो ग्रोथ अर्निंग टैक्स, अब 2 MSC है, 2 बार M मार्केट मार्केट, 2 बार S स्टेबिलिटी स्टेबिलिटी, 2 बार C कांस्टेंट कांस्टेंट, मार्केट मार्केट स्टेबिलिटी स्टेबिलिटी कांस्टेंट कांस्टेंट। ठीक है। शेयर होल्डर प्रेफरेंस, मार्केट मार्केट, कैपिटल मार्केट और स्टॉक मार्केट है ना, एक्सेस टू कैपिटल मार्केट और स्टॉक मार्केट रिएक्शन, मार्केट मार्केट, स्टेबिलिटी स्टेबिलिटी, अर्निंग की स्टेबिलिटी, डिविडेंड की स्टेबिलिटी, और कांस्टेंट कांस्टेंट, कॉन्ट्रेक्चुअल कांस्टेंट, लीगल। शेयर होल्डर प्रेफरेंस। अब मैं तुम्हें सारे पॉइंट सुनाता हूँ लाइन से। पहला कैश फ्लो पोजीशन, दूसरा ग्रोथ अर्निंग टैक्स, स्टॉक मार्केट रिएक्शन, कैपिटल मार्केट का एक्सेस। ठीक है। लीगल सॉरी अर्निंग स्टेबिलिटी, डिविडेंड स्टेबिलिटी,
ठीक है, स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग, स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड, लीगल कॉन्स्टेंट, कॉन्टेक्चुअल कॉन्स्टेंट, ठीक है, और शेयर होल्डर प्रेफरेंस। अब तुम में से कौन ऐसा बच्चा है जो ये पूरे पॉइंट सुना सकता है, सिर्फ हाथ ऊपर करने? कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत कुछ कम ज़्यादा हो चलेगा, ऐसा कोई पनिशमेंट नहीं है, सुना सकता है तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। कैसे भी सुना दो, सारे पॉइंट सुना सकता हो। गेट टू एमएससी शेयर है, ट्राई कर रहा हो, ट्राई करना चाहता हो। आर्यन ट्राई करना चाहता है, आर्यन खड़ा हो जा बेटा, जितने आते हो सुना दे, ऐसा कोई वो नहीं है। हाँ, कोई बात नहीं, आगे बढ़ जा। हाँ हाँ, बस 2 मार्केट छोड़ दिए, ठीक है। हाँ जतिन सुनाएगा, बैठ जा। हाँ, स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड, स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग, हाँ, कॉन्टेक्चुअल कांस्टेंट, कैपिटल मार्केट और स्टॉक मार्केट। जगजीत सुनाएगा मेरा भाई। हाँ बेटा जगजीत सुना। हाँ बेटा शांति बेटा, जगजीत से सुन लेने दो मेरे को। हाँ, कैश फ्लो पोजीशन, स्टॉक मार्केट, लीगल मार्केट, कैपिटल मार्केट। हाँ 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 हाँ, एक रहेगा लीगल कांस्टेंट। सुनाया, सुना। अरे शांति। हाँ, घुमा दे। हाँ हाँ हाँ, हाँ हाँ, और एक रह गया लीगल या कॉन्टेक्चुअल में से एक, दोनों बोल दो। चलो मेरी बात सुनो, अभी रुक जाओ। नहीं अभी नहीं सुनना मेरे को, मेरी बात सुनो। हो गया ये गेट टू एमएससी शेयर, ठीक। बहुत लल्लू है, ग्रोथ अपॉर्चुनिटी ज़्यादा, डिविडेंड कम, अर्निंग ज़्यादा, डिविडेंड ज़्यादा, टैक्स ज़्यादा, डिविडेंड कम, ये लिखना है तुम्हें अंदर मैटर में, ठीक है। मार्केट रिएक्शन, अच्छा रिएक्शन चाहते हैं, डिविडेंड ज़्यादा। स्टॉक एक्सेस टू स्टॉक मार्केट, एक्सेस अच्छा, डिविडेंड अच्छा ज़्यादा, मतलब ठीक है। अर्निंग स्टेबल, डिविडेंड ज़्यादा। स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड, इसमें क्या आएगा? स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड एक पॉलिसी होती है, इसमें डिविडेंड तभी बढ़ता है जब कंपनी श्योर हो जाए कि आगे फ्यूचर में अर्निंग बढ़ेगी। बस ये थोड़ा सा ऐसा इसका एक्सप्लेनेशन बेकार है, बाकी सबके ऐसे ज़्यादा कम वाले एक्सप्लेनेशन है। अब उसके बाद लीगल कांस्टेंट, डिविडेंड बांटने के टाइम पे कंपनी से के प्रोविजन को ध्यान रखना पड़ता है। कॉन्टेक्चुअल कांस्टेंट, डिविडेंड बांटने के टाइम पे कोई लेंडर वगैरह ने जो रेस्ट्रिक्शन इम्पोज किए है उसका ध्यान रखना पड़ता है। लेंडर रुपया देने वाला कई बार लोन देता है तो उस पर क्या लगा देता है, कुछ रेस्ट्रिक्शन लगा देता है डिविडेंड के ऊपर, तो ध्यान रखना होता है, ठीक है। लीगल कांस्टेंट में कंपनी से के प्रोविजन, कॉन्ट्रेक्चुअल कांस्टेंट में लेंडर के इम्पोज किए हुए रेस्ट्रिक्शन, ठीक है। उसके बाद शेयर होल्डर प्रेफरेंस, जनरली शेयर होल्डर ज़्यादा रुपया चाहता है तो मैनेजमेंट ज़्यादा डिक्लेयर करे, ठीक है। बस ये। इसके बाद आज के लिए इतना ही। बाबा टेक केयर, हैव अ नाइस डे।